सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली बोनालों का भव्य रूप से आयोजन किया गया। सुबह 3:30 बजे देवी माता की पूजा करने के बाद तोली बोनम समर्पित किया। सरकार की ओर से देवी माता को तलसानी द्वारा रेशम के कपड़े और बोनम समर्पित किए गए। इस मौके पर पंडितों ने मंत्री को जोरदार स्वागत किया। मंत्री दंपति ने देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। लश्कर बोनालू बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देवी माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की कतार लग रही। मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने परिवार के साथ उज्जैन देवी महाकाली को रेशम के कपड़े समर्पित किए। एमएलसी कल्वकुंतला कविता ने सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली मंदिर में स्वर्ण पदक समर्पित किया। वह स्वयं बोनम लेकर मंदिर में आई। बीआरएस नेता उनके साथ रहे। सिकंदराबाद बोनाल उत्सव भव्यता के साथ जारी रहा। सुबह केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने अपने परिवार के साथ देवी महाकाली के दर्शन किए और बोनम समर्पित किया। इस अवसर पर किशन रेड्डी ने कहा, देवी माता के आशीर्वाद से तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जल्द ही अच्छा प्रशासन आएगा। सिकंदराबाद में उज्जैन महाकाली देवी माता का बोनाल उत्सव भव्यता के साथ चल रहा है। सुबह से ही देवी को बोनम समर्पित करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में एकत्र हुए। देवी माता के दर्शन करने के लिए कतारों में इंतजार करते रहे। डिप्टी मेयर दंपति ने आषाढ़ माह से लश्कर बोनालों के अवसर पर टक्कर बस्ती की श्री मुत्यालम्मा देवी माता के दर्शन किए। डिप्टी मेयर मोते श्रीलता, बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी ने विशेष पूजा की। बाद में घन मंडी चौराहा के पास देवी माता के विशेष प्रतिका पूजा की गई। विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा, देवी माता महाकाली के दर्शन कर रहे उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा, देवी माता के दर्शन के बाद उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से मंदिर के आसपास के इलाकों में भक्तों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम करने को कहा। उन्होंने कहा वह जल्द ही महाकाली मंदिर की स्थिति बारे में सीएम को रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कामना करते हुए कहा, देवी माता की कृपा से सभी लोग खुश रहें। बारिश अच्छी हो रही है, किसान भी खुशहाल रहे। कांग्रेस नेता प्रकाश राव गौड़ ने आषाढ़ महीने में लश्कर बोनालों के अवसर पर मेटुगुड्डा डिवीजन में वारंगटी देवी माता के दर्शन के लिए इस अवसर पर देवी की विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रकाश राव गौड़ ने मेट्टुगुड्डा, तारनाका और सीताफल मंडी डिवीजनों में कई देवी माता मंदिरों में दर्शन किए और पूजा कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रकाश राव गौड़ ने कहा, मां की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। इस कार्यक्रम में अभिषेक, रवि कुमार, अरुण कुमार, नागलुरु श्रीनिवास, श्रीशैलम यादव, NSUI हर्ष और पिंटू ने भाग लिया। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर ट्विटर पर अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, मुनुगोडु उपचुनाव में बीजेपी ने जमकर पैसा खर्च किया था। उन्होंने याद दिलाया, बीजेपी विधायक खुलेआम कहा था उपचुनाव में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केटीआर ने सवाल किया, जब बीजेपी विधायक खुलेआम बोल रहे हैं तो सीबीआई, ईडी और आईटी क्या कर रहे हैं? मंत्री केटीआर ने पूछा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के तौर पर ईडी और आईटी की छापेमारी क्यों की नहीं जा सक रही है? अब वे संगठन कहाँ हैं? क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर बीजेपी को कोई नोटिस जारी किया जाएगा या जांच नहीं की जाएगी? बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने पार्टी को चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र को झटका दिया है। इटेला चंद्रशेखर के घर गए और उनसे मिलकर काम करने को कहा। जब इटेला से दोबारा पूछा गया क्या उन्हें विश्वास है बीजेपी राज्य में सत्ता में आएगी, तो ऐसा लगता है इटेला चुप रहे। इसके अलावा खबर है चंद्रशेखर ने लोगों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, बुजुर्गों की सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। आरके फाउंडेशन द्वारा इस दिशा में दी जा रही सेवाएं सराहनीय हैं। आरके फाउंडेशन की 15वीं वर्षगांठ समारोह आज क्लासिक गार्डन सिकंदराबाद छावनी में आयोजित किया गया। राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर रामकृष्ण ने एक गैर लाभकारी संस्था की स्थापना की और बुजुर्गों की सेवा की। उन्होंने कहा, ऐसे भी मामले हैं जहां कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में अपने ही बच्चों ने अपने माता पिता को सड़कों पर छोड़ दिया था और ऐसे मामले में भी जिन बुजुर्गों का कोई नहीं था उन तक पहुंचना और उन्हें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना कोई आम बात नहीं है। डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा, आज के समय में युवा जब मेडिकल की पढ़ाई करने वालों को कोई कमाई प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे में इस तरह के सेवा कार्यक्रम चलाना वास्तव में दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, सीएम कप में प्रतिभा निखारने जैसे खिलाड़ी सामने आए। मंत्री ने कहा, खेलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य देश को पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उपलब्ध करना है। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ियों को बधाई दी है। मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में अपने कैंप कार्यालय में टेबल टेनिस खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय टेबल टेनिस रैंकिंग 4 से 9 जून तक आयोजित की गई थी। साथ ही 22 से 25 जून तक राज्य स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट अंडर 11 और 13 में उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर पदक जीते हैं। मंत्री ने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद खेलों के विकास के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी। खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के एक हिस्से के रूप में राज्य भर के लगभग 17,500 गांवों में खेल मैदानों का निर्माण किया गया है और ग्रामीण एथलीटों को प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने कहा, प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदानों का निर्माण किया जा रहा है और 80% से अधिक खेल मैदानों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा वो इस बात का इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री मोदी के वरंगल दौरे के दौरान जिले को कोई फंड नहीं दिया। उन्होंने कहा वरंगल दौरे के दौरान मोदी राजनीतिक आलोचना तक सीमित रहे। उन्होंने कहा वरंगल जिले के लोग दशकों से काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। पल्ला ने रेलवे कोच फैक्ट्री को गुजरात ले जाने की आलोचना की है। बीजेपी नेता कीर्ति रेड्डी ने कहा जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय स्थापित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी की पत्नी काव्य रेड्डी ने जुबली हिल्स रोड नंबर 65 क्षेत्र में बनाए गए पार्टी कार्यालय को उद्घाटन किया। कीर्ति रेड्डी अब तक सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में अग्रणी रही है। काव्य रेड्डी ने कहा यह सराहनीय है। वह निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जो नेता कहते हैं वे जनता के लिए काम कर रहे हैं, वे इस अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। इस संदर्भ में कीर्ति रेड्डी ने कहा उनका कार्यालय सभी लोगों को अपनी समस्या बताने में सहायता प्रदान करेगा। वे जनता के माध्यम से सामने आई समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराएंगी और उनके समाधान के लिए प्रयासरत करेंगी। संगारेड्डी जिले के पटानचेरू मंडल के रुद्राराम गांव के कई लोग बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। नवचैतन्य युवजन संगम के अध्यक्ष मन्नी नवीन के नेतृत्व में युवाओं का एक समूह विधायक गुड्डे महिपैला रेड्डी के उपस्थिति में बीआरएस पार्टी में शामिल हुआ है। विधायक GMR ने कहा वो बीआरएस के नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास को देखकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मलकपेट में हाई कोर्ट के वकील रोपालू भास्कर के घर पुलिस ने छापा मारा। महबूबाबाद जिला गुडुरु पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक और पुलिसकर्मियों ने वकील के घर में मौजूद NRI ईपुरी सुभाष रेड्डी को जबरन ले जाने का उत्साह दिखाया। एडवोकेट रापोलू भास्कर ने कहा स्थानीय रियल्टर और रिजर्व इंस्पेक्टर ने गुडुर में NRI की एक 5 एकड़ जमीन खरीदने की साजिश रची है। उन्हें कई बार थाने में बुलाया गया था, NRI को धमकाया गया। अंत में रियल्टर की शिकायत के अनुसार यह समझाया गया NRI पर अवैध रूप से धारा 120B, 116 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था और परेशानी पैदा कर रहा था। इस आदेश में कहा गया गुडुर पुलिस ने 41 CRPC नोटिस जारी किए बिना वकील को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर छापा मारा। जब अधिवक्ता ने NRI को परेशान करने वाली पुलिस से सवाल किया तो पुलिस उल्टे पांव लौट गई। अधिवक्ता ने खुलासा किया वह DGP समेत हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे। दुबई में घर खरीदना है क्या? आप दुबई में सपनों का घर अपना खरीदना चाहते हैं? यह एक अच्छा समय है। आप 20 लाख रुपए से शुरू होने वाले निवेश के साथ अपने सपनों का खरीद कर सकते हैं। इस संबंध में हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित हयात प्लेस होटल में प्रॉपर्टी शो आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रीमैक्स और एस्ट इंफ्रा ने मिलकर किया। इस अवसर पर प्रबंधन ने कहा उन्होंने स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ साझेदारी स्थापित की गई। वैसे तो दुबई में कई रियल एस्टेट कंपनियां हैं, लेकिन रीमैक्स और इंस्टेट इंफ्रा ने अपनी विशेषता दिखाई है। ये संगठन 50 साल का इतिहास और 110 देशों में मौजूदगी का दावा करते हैं। उन्होंने कहा वे खरीदने, बेचने, निवेश करने और लोगों की मदद करने में माहिर है। हैदराबाद में अपनी फ्रेंचाइजी कार्यालय के उद्घाटन के साथ वे अपनी सेवाओं को विस्तार करेंगे और अपने ग्राहकों को असाधारण रियल एस्टेट समाधान प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। केंद्र सरकार की योजना मंत्रालय के तहत नीति आयोग ने इसी नीति को पेश करने के लिए JSAMC की सराहना करी है। वर्ष 2014 में अन्नपूर्णा भोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई और केवल 5 रुपए में दोपहर 1 बजे से लोगों की भूख बुझाती है। वर्ष 2015 में शहरी पेयजल के लिए कृष्ण जल व्यपर्तन योजना का तीसरा चरण आरंभ। गोदावरी जल व्यपर्तन योजना का प्रथम चरण शुरू हुआ। सड़क विकास कार्यक्रम SRDP का शुभारंभ किया गया। डबल बेडरूम घरों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। साथ ही तेलंगाना में हरित हरम शुरू हुआ। वर्ष 2017 में मल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट और हैदराबाद मेट्रो रेल आउटर रिंग रोड मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2018 बस्ती अस्पताल आपदा प्रतिक्रिया प्रवर्तन आरंभ। वर्ष 2019 में व्यापक सड़क प्रबंधन कार्यक्रम CRMP का शुभारंभ। मिसिंग लिंक सड़कों का शुभारंभ। SRDP से पहले के रूप में 7 परियोजनाओं का शुभारंभ। वर्ष 2020 में BCKL मुफ्त जल आपूर्ति कार्यक्रम पूरे विस्तार के लिए भारी हिस्से का विद्युतीकरण मॉडल सड़क गलियारे SRDP के हिस्से के रूप में 3 परियोजनाएं शुरू करी गई। शहरी विकास मोजमजाही मार्केट का पुनरुद्धार किया गया। वर्ष 2021 में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों का उद्घाटन। कोकापेटा न्यूपोलिस की पहली किश्त के इलामी रणनीतिक नहर विकास कार्यक्रम SNDP का शुभारंभ। SRDP के हिस्से के रूप में 9 परियोजनाओं का शुभारंभ। बाटासिंगा राम लॉजिस्टिक्स पार्क का शुभारंभ। वर्ष 2022 में एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना का शिलान्यास।
SRDP के हिस्से में रूप में 6 परियोजनाओं का शुभारंभ। AIPH द्वारा हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार, उस्माना सागर में लैंडस्केप पार्क और वर्ष 2023 में शंकुशाला ईटेक परियोजना, बाहरी विस्तारित क्षेत्रों में जल आपूर्ति नेटवर्क, हैदराबाद में 31 सीवेज उपचार संयंत्रों के माध्यम से 100% शुद्धिकरण, डुंडिगल अपशिष्ट से ऊर्जा 15 मेगावाट परियोजना, SRDP के हिस्से के रूप में 6 परियोजनाओं की शुरुआत, बाहरी के साथ सोलर रूफ टॉप साइकिल ट्रैक ऊपर मेहदीपट्टनम स्काई वॉक, आउटर रिंग रोड, TBT, एक ग्रैंड पिक्स होस्टिंग। वर्ष 2002 में हैदराबाद में 100% सीवेज शुद्धिकरण, जवाहरनगर अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र दूसरा चरण कुल 48 मेगावाट संयुक्त आंध्र प्रदेश शासनकाल में बाजार गायब हो चुकी मार्केट को, ऐतिहासिक मार्केट को तेलंगाना सरकार ने फिर से जीवित कर दिया। उसी के तहत मोज मचाही मार्केट और लाट बाजार का नवीनीकरण किया। यह मार्केट पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। HMDA ने 38 करोड़ रुपए की लागत से टैंक बंड का सौंदर्यीकरण किया है। टैंक बंड हैदराबाद सिकंदराबाद नगरद्वय को जोड़ती है। इसी तरह हुसैन सागर में देश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फ्लोटिंग फाउंटेन स्थापित किया गया। यह पर्यटकों के लिए और अधिक आकर्षक हो गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा हर साल बड़ी प्रतिष्ठा के साथ तेलंगाना के लिए हरिधर्म कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के रूप में शहरी क्षेत्रों में उद्यान स्थापित किए गए हैं। शहरी वन, शहरी प्रकृति, सड़कों के किनारे एवेन्यू, वृक्षारोपण, शहर के पार्क और छत उद्यान बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022 में हैदराबाद शहर को दक्षिण कोरिया में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कार्यक्रम में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड मिला। वर्ष 2023 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से वन विस्तारित करने का पुरस्कार जीता है। देश में 7 से अधिक स्कोर करने वाला तेलंगाना एकमात्र राज्य बन गया। HMDA के तहत 14 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। कुल 2735 नर्सरी स्थापित की गई है और 5926 हेक्टेयर में वन बनाए गए हैं। इसी के लिए कुल 754 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वार्षिक वर्ष 2023-2024 के लिए 6 करोड़ पौधों की खेती के लिए 700 नर्सरी और 1854 हेक्टेयर शहरी वनों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। JTAMC के तहत कुल 7 करोड़ पौधे उगाने के लिए 1976 नर्सरी स्थापित की गई है। 1016 किलोमीटर एवेन्यू वृक्षारोपण किया गया और 127 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तेलंगाना सरकार ने भूजल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। सीढ़ीदार कुओं का जीर्णोद्धार किया और ऐतिहासिक संपदा को सुरक्षित किया है। JTAMC और HMDA ने संयुक्त रूप से पुराने कुओं का विकास किया। इसके तहत बंसीलाल पिट, स्टेप वेल, बापू घाट, सिद्धिदार कुआं, शिवबा काबोरा हाउस, भगवान दास, आनंद कॉलोनी, कच्ची बावली, MG मेमोरियम, स्वर्ण साई बाबा मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल और बुद्ध भवन, कुतुबशाही मकबरा, गोलकोंडा आदि कुओं को विकसित किया गया। प्रधानमंत्री ने बंसीलाल पेट कुएं के जीर्णोद्धार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करी है। ऐसी परियोजना ने जल स्रोत के रूप में राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इसी के अलावा इसे सस्टेनेबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर बिग 5 कंस्ट्रक्शन इम्पैक्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रेटर हैदराबाद के आसपास बनी 158 किलोमीटर लंबी भारी रिंग रोड परियोजना को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया है। इससे HMDA के 5,7380 करोड़ रुपए आ जाएंगे। देश में पहली बार फॉर्मूला ई रेस का आयोजन हैदराबाद में किया गया। 11 फरवरी 2023 को तेलंगाना सरकार ने शहर के मध्य में हुसैन सागर तटीय क्षेत्र में 2.8 किलोमीटर लंबे रेसिंग ट्रैक पर प्रतियोगिता का आयोजन किया। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में आयोजित फॉर्मूला ई इलेक्ट्रॉनिक कार रेस ने शहर की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। शहरी क्षेत्रों में शहरी वन ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। HMDA के तहत 14,643 एकड़ में 16 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए हैं और इसी उद्देश्य के लिए 1,116.63 करोड़ रुपए खर्च करे गए हैं। JTAMC के तहत 17.75 करोड़ रुपए की लागत से 1,471 एकड़ का सुरारम, मादनागुड़ा और नादरगुल क्षेत्रों में 3 शहरी वन पार्क स्थापित किए गए। हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 93 लाख रुपए की लागत से कोलूर और तुर्कंजल क्षेत्र में शहरी वन ब्लॉक विकसित करे हैं। पिछले 9 सालों में शहर का जो विकास हुआ उसी गति से होगा। इसके लिए तेलंगाना सरकार ने एक योजना बनाई है। इसी हद तक रोड मैप को मंत्री केटीआर द्वारा जारी रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है।
1500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 121 किलोमीटर लंबी लगभग 50 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, मूसी नदी पर 545 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 14 नए पुल बनाए जा रहे हैं। इससे शहर के उत्तर दक्षिण हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अगले 5 वर्षों में हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को 33% से बढ़ाकर 75% करने की योजना जारी रहेगी। सिकंदराबाद के पालिका बाजार में धमाका सेल की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दुकान में भारी धुआं भर गया। दुकानदारों ने कपड़े और अन्य सामान बाहर निकाले गए। सिकंदराबाद के पालिका बाजार में धमाका सेल की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस दुकान में भारी धुआं भर गया। दुकानदारों ने कपड़े और अन्य सामान बाहर निकाले गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से पूरे तेलंगाना में बारिश हुई। हैदराबाद के साथ साथ कई जिलों में बारिश हुई। मौसम के विज्ञान केंद्र ने घोषणा की है, अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया, इस महीने की 13 तारीख तक राज्य में भारी बारिश होगी। 12 और 13 जुलाई को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है, भारत के पश्चिमी हिस्सों में राज्य में कम दबाव के साथ हवाएं बह रही हैं। इनके प्रभाव से प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की बात सामने आई है। पिछले कुछ वर्षों में हैदराबाद शहर में निर्माण क्षेत्र तेजी से विकास हो रहा है। हमारे हैदराबाद में कई गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलती है। जीएचएमसी का दावा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई टीएसबी पास प्रणाली के माध्यम से बिल्डिंग परमिट जारी करने की गति में वृद्धि हुई है। कहा जा रहा है कि बड़े प्रोजेक्टों के लिए भी नियमों के मुताबिक जल्द अनुमति दी जा रही है। 75 गज तक की भूमि पर तत्काल पंजीकरण के माध्यम से 75 से लेकर 600 वर्ग मीटर के भीतर भूमि पर निर्मित संरचनाओं की तत्काल स्वीकृति के माध्यम से और इसमें अधिक भूमि भवन को सिंगल विंडो के जरिए तुरंत अनुमति दी जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद में आवास निर्माण में बिल्डरों को वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में 13,522 निर्माणों की मंजूरी मिली है और इससे पहले वर्ष 2021-22 में 17,334 परमिट जारी करे गए। 3,000 से ज्यादा परमिट कम हो गए। हालांकि बिल्डरों ने विश्लेषण किया है कि कोविड के कारण स्थगित की गई सभी अनुमतियों को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के साथ लिए जाने से बेस इफेक्ट के चलते उसी वर्ष में अनुमतियों में वृद्धि हुई है। हैदराबाद शहर में गगनचुंबी इमारतें हर साल बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 40 मंजिले से ऊंची 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक 50 मंजिला प्रोजेक्ट है। इसकी ऊंचाई 165 मीटर है। दस से 40 मंजिल की 53 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें वाणिज्यिक श्रेणी में 7 परियोजनाएं हैं। गगनचुंबी इमारतों की परियोजनाएं पहले की तुलना में बड़ी है। दूसरी ओर यदि बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों को मंजूरी मिल रही है तो निर्माण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी के कारण बिल्डरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में हमारे देश से अनेक श्रमिक उचित वेतन न मिलने के कारण विदेश जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ के काम के लिए पड़ोसी राज्य के श्रमिकों पर भी निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उन्हें अधिक वेतन देकर काम लेना पड़ रहा है। खासकर निर्माण क्षेत्र में यह कमी साफ नजर आती है। हैदराबाद में इस समय गगनचुंबी निर्माण कार्य जोरों पर जारी है। 60 मंजिल तक निर्माण कार्य के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बिल्डरों का कहना है कि कुशल श्रमिकों की कमी है, इसलिए प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर होना पड़ा है। निर्माण क्षेत्र के काम करने वाले श्रमिक अधिकांश प्रवासी श्रमिक हैं। ये श्रमिक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी जैसी जगहों से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। यहाँ के श्रमिक उचित वेतन नहीं मिलने के कारण दुबई और अन्य अरब देशों में जा रहे हैं और यहाँ निर्माण क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। क्रेडाई तेलंगाना ने सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय लोगों का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के योजना तैयार करी है। कौशल विकास करके निर्माण क्षेत्र में स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। क्रेडाई चैप्टर्स की ओर से ग्रामीण स्तर से इच्छुक श्रमिकों का चयन करने से लेकर ऑन साइट प्रशिक्षण के लिए क्रेडाई बिल्डर और अन्य बिल्डरों की साइटों का उपयोग करने तक विभिन्न योजनाएं हैं। इसी संबंध में मंत्री केटीआर के पिछले सुझाव के अनुसार एक कार्य योजना बनाई जाएगी और मंत्रियों अधिकारियों को प्रस्तुति दी जाएगी।
इंजीनियरिंग के छात्र शैक्षणिक रूप से अच्छे हैं मगर व्यवहारिक ज्ञान में पर्याप्त योग्यता नहीं दिखा पा रहे हैं। ज्यादातर लोग 10वीं कक्षा से पहले पढ़ाई छोड़ने वाले सीधे काम से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ श्रमिकों के साथ काम करना सीख रहे हैं। इन्हें निर्माण क्षेत्र से जुड़ी न्यूनतम तकनीक की जानकारी नहीं है। निर्माण यूनियनों का कहना है कि दो तरह के लोगों को कौशल की सही समझ नहीं होती है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेजों के साथ साथ आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन सोसाइटी को सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करना होता है। वर्तमान में ये सभी संस्थाएं ऐसे काम कर रही है मानो उनकी अपनी संस्था है। सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं एवं शिक्षकों का उपयोग कार्य समय के बाद इनकी सेवाओं को उपयोग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार की वित्तीय सहायता से सभी को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। श्रमिकों के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जाए कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टाइल लेयर और पेंटर, राजमिस्त्री, नाई, बढ़ई किसी भी ग्रेड के कौशल विकसित करने के लिए 180 दिनों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 90 दिन कक्षा में और वरिष्ठ इंजीनियरों की देखरेख में साइट पर 90 दिनों के लिए व्यवहारिक शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। निर्माण उद्योग का अनुमान है कि निर्माण क्षेत्र को अगले 10 वर्षों में देश में 4.5 करोड़ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। आंकड़े बताते हैं कि केवल 1 लाख लोग ही ऐसे जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अन्य लोग काम पर सीख रहे हैं। बिल्डरों का कहना है कि पूर्व प्रशिक्षण से न केवल काम की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है बल्कि मजदूरी भी अधिक पा सकती है।